नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का पुनः आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल भूगोलशाला में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी की फर्स्ट यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को खोल करके आज हम देखेंगे। पूरे टॉपिक से गो थ्रू होंगे और एक टॉपिक को फिर लेकर के हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी को हिंदी में भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं और जब हम इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं तो जियो मॉर्फो और लॉजी। ओके, जियो का मेन है पृथ्वी और मॉर्फो का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का डिजाइन, आकृति या आकार को कहेंगे। और लॉजी एक साइंस है, तो एक ऐसी साइंस जिसके अंदर पृथ्वी के भू आकारों के बारे में पढ़ा जाता है उसको भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। अब सुनिए, जियोमॉर्फोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट है वो नहीं होता था। पहले जियोलॉजी में स्टडी किया जाता था पृथ्वी के अबाउट। ओके, अब पृथ्वी और भूमि की जो आकृतियां हैं उनके बारे में केवल और केवल जियोलॉजी में डिस्कस किया जाता था। पृथ्वी के बारे में जानकारी, आंतरिक भाग के बारे में जानकारी जियोलॉजी देता है और उसके बाद में जियोमॉर्फोलॉजी अस्तित्व में आता है। अब जियोमॉर्फोलॉजी का सीधा सा अर्थ है, इसका संधि विच्छेद हम करके देखें तो जियो, मॉर्फो और लॉजी। ओके, जियो प्लस मॉर्फो प्लस लॉजी। तो जियो का अर्थ होता है भूमि, भूमि भूमि भूधरा वसुंधरा। ओके, तो भूमि। मॉर्फो का अर्थ होता है आकृति और विज्ञान लॉजी को कहते हैं। ठीक है, तो भू का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी के ही जो लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर बने हुए भू आकार के बारे में पढ़ना और पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, पृथ्वी के बनने के बाद में भू आकार कैसे जन्म लिए हैं और उनके अंदर किस प्रकार की विकृतियां आई है जिससे कि कोई और नए भूभाग बने हैं। तो सिंपल सी बात है, सूर्य से अलग हुआ एक टुकड़ा जो कि खुद घूमता रहा और बाद में जाकर के उसके एनवायरमेंट का निर्माण हुआ और पृथ्वी है वो अस्तित्व में आई है और उसके बाद में वहां के लैंडफॉर्म्स बने हैं। सबसे बड़े भू आकार जो प्रथम श्रेणी के हैं महाद्वीप और महासागर हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जलप्रपात आप देखते हैं, जैसे आपने देखा है कि कोई माउंटेन बना है, पर्वत बने हैं, पठार बने हैं, उसके बाद बने हुए छोटे भू आकार को आप देखते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि भ्रंश के कारण से कुछ छोटे माउंटेन से अपलिफ्ट हो जाते हैं या विभंग हो जाते हैं, कोई विकृतियां आ जाती हैं, फिर से कोई लैंडफॉर्म है वो निर्मित हो जाता है। क्लियर? आप देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। पृथ्वी के ऊपर जितने भी भू आकार मौजूद हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनके अंदर अभी जो विकास, जो चेंजेज आए हैं, उन सभी को स्टडी करेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी। क्लियर है? अभी हम शुरू करते हैं कि यूजीसी नेट ज्योग्राफी। अब यहां पर देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस, उसी के विषय सूची हम पढ़ने जा रहे हैं आज। फर्स्ट फर्स्ट का टॉपिक क्या है? फर्स्ट का टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी है क्या और कब से शुरू हुआ और वो आकार है वो कब से निर्मित हुए। उसके ऊपर विद्वान है वो कौन से हैं जिन्होंने सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी को अस्तित्व में लाने का कार्य किया। क्लियर? जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ परिभाषा क्या है, इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इसकी महत्ता क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, ये सभी चीजें हम फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए टॉपिक सेकंड, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आकार आकृति किस प्रकार से बनी। पहली बात तो पृथ्वी बनी ही कैसे, फिर पृथ्वी की जो शेप किस प्रकार से बनी है। नेक्स्ट देखिए इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन प्लेट टेक्टोनिक। नेक्स्टली आइसोस्टेशी, माउंटेन बिल्डिंग एंड ओरोजनी, geomorphological cycle, dystrophism, volcanism, rocks and weathering and mass movement, erosion and geomorphological जो cycle बनता है, process बनता है, landforms। So फर्स्ट हमने देखा जियोमॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक में इंटीरियर ऑफ अर्थ।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती हैं, तो उन सभी को हम इंटीरियर ऑफ अर्थ में पढ़ेंगे। क्लियर? अब इसी के जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम जान जाएंगे, तब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग से भूकंप कैसे आते हैं, तो अर्थक्वेक पढ़ लेंगे, भूकंप कैसे आते हैं और भूकंप के लिए उत्तरदायी कौन कौन से तरंगे होती हैं, उनका वे कौन कौन सा होता है, उनका पथ कौन कौन सा होता है, तो भूकंप पढ़ लेंगे। आगे देखिए, ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। अब कहते हैं कि जो पृथ्वी बन गई है, ठीक बात है, उसके बाद में जो कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट, वो कैसे बने और ओशियंस है वो कैसे बने। अब पृथ्वी की संरचना है वो इस प्रकार की है कि पृथ्वी ने एक जगह पर पूरा लैंडमास इकट्ठा था, उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा था, ऐसा हमें किसने बताया, वेगनर महोदय ने बताया था। सो पृथ्वी का एक भाग जहां पर सभी लैंडमास है वो एक जगह पर एकत्रित थे, उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा, किसने, वेगनर ने कहा। तो अब देखिए, अब वहां पर ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, अब धीरे धीरे वो प्लेटें हैं वो टूटी हैं और 7 महाद्वीप बन गए हैं और 5 महासागर बन गए हैं। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशियंस हैं, इनकी जानकारी हम हासिल करेंगे कि किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है। इज इट क्लियर? आगे चलिए, प्लेट टेक्टोनिक क्या है। अभी हमने जिक्र किया था ना कि एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, उसके बाद में ये कॉन्टिनेंट्स बने हैं। तो कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। अब इस चीज की पुष्टि के लिए बहुत सारे सिद्धांत हमारे सामने आए हैं, हमने उस सिद्धांत को पढ़ा है, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, तो प्लेट एक भूभाग ही होता है 100, ये देखिए प्लेट क्या होती है, 100 किलोमीटर की मोटी भू प्रॉपर्टी की जो लेयर है उसको हमने क्या कहा है भाई, प्लेट कहा। क्या कहा है, प्लेट का। अब उसी प्लेट का टूटना या सरकना, उनके मूवमेंट्स हैं वो किस तरह से हैं, ये सभी प्लेट टेक्टोनिक के अंदर हम पढ़ते हैं, जिससे कि महाद्वीप सरके हैं और नए महाद्वीप बने हैं या ओशियंस का निर्माण हुआ है। आगे देखिए, आइसोस्टेशी क्या है, समस्थिति। हिंदी में कहते हैं आइसोस्टेशी को समस्थिति। देखिए, कुछ इंग्लिश के टर्म होती हैं, उनको याद करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कई बार वो आइसोस्टेशी ही लिख देते हैं। इंग्लिश में जो वर्ड है आइसोस्टेशी, समस्थिति ना लिख करके, और हिंदी में भी आइसोस्टेशी ही लिख देते हैं, बस उसको आ बना देते हैं ना, तो वो हिंदी के अंदर लिख देते हैं, बट होता वर्ड वो इंग्लिश का ही है। सो इंग्लिश वाला वर्ड है वो आपको जानना कंपलसरी है। तो आइसोस्टेसिस समस्थिति होती है, इसका मतलब ये है, हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि पर्वत बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, महासागर बहुत ज्यादा नीचे हैं। इस इवन इफ की आपको पता है मेरियाना ट्रेंच जो ओशियन के अंदर है कितनी ज्यादा डीप है, और पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट कितना ज्यादा ऊंचा है ना। अब इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बना हुआ है, तो पृथ्वी के ऊपर मौजूद जितनी भी चीजें हैं वो सभी किस प्रकार से अपनी स्टेबिलिटी बनाई हुई है, उस स्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए ही आइसोस्टेशी को पढ़ना। क्लियर? इसके ऊपर जितने भी विद्वान हैं उन्होंने काम किया है, एरी प्राट, जॉली, बॉबी हेफर्ड्स, आर्थर होम्स एंड हिस्केनन, इन सभी विद्वान ने आइसोस्टेशी पर काम किया है, तो उनको हम इसमें पढ़ेंगे। अगला देखिए, 8 नंबर का जो टॉपिक है उसमें माउंटेन बिल्डिंग, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, ओरोजनी क्या है, पर्वतन की प्रक्रिया क्या है। अब माउंटेन्स किस प्रकार से निर्मित हुए और उन पर्वतों के बनने की कोई स्थान होता है ना, उसको ओरोजनी कहा गया। किसने कहा, ओरोजनी। किसने कहा, बताइए किसने कहा, पर्वतों का पालना होता है जिसको ओरोजनी कहते हैं, है ना। पर्वतन की क्रिया, माउंटेन्स कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के माउंटेन्स होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण समय में वो माउंटेन्स बने हुए हैं, इसकी जानकारी 8 नंबर टॉपिक में हम लेंगे और हम पढ़ लेंगे। अगला देखिए 9th, जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल, ज्योग्राफिकल साइकिल, ठीक है, भौगोलिक चक्र और भू आकृतिक चक्र, दोनों किसने दिए हैं, एक दिया है मॉर्फोलॉजिकल साइकिल, किसने दिया है, पैंक ने, और जियोलॉजिकल साइकिल, सॉरी, ज्योग्राफिकल साइकिल किसने दिया है, डेविस ने दिया है, और जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल पैंक ने दिया है। वो आकृतिक सिद्धांत पैंक ने दिया है, भौगोलिक सिद्धांत डेविस ने दिया। उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
अगला देखिए डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब है विभंग, टूटना या विकृति आना। पहले से कोई भूभाग बना हुआ है और वो अब और ज्यादा टूट जाता है, बिगड़ जाता है, तो उसकी आकृति एक और रूप ले लेती है, इसी को डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। इसके अलग अलग फोर्सेज है, जैसे वलन है, भ्रंश है, ये सारी प्रक्रियाएं। अगला देखिए वोल्केनिज्म। इसको तो आप सभी जानते हैं, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके द्वारा लैंडफॉर्म्स बनते हैं, शंकु बनते हैं या माउंटेन्स बनते हैं या प्लेट्यू बनते हैं, टेबल लैंड जो भी बनता है उन सभी को हम यहाँ पढ़ लेंगे। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी आने की कारण क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान कौन से मटेरियल्स बाहर आते हैं, कौन कौन से मुख्य ज्वालामुखी हैं और उन ज्वालामुखी के द्वारा कौन सा पर्टिकुलर पर्वत बना हुआ है, ये सभी हम यहाँ टॉपिक नंबर 11 में पढ़ लेंगे। अगला देखिए टॉपिक 12, ठीक है। अब इसमें हम रॉक्स पढ़ेंगे, चट्टाने, टाइप ऑफ रॉक्स, रॉक्स की उत्पत्ति कैसे हुई और रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो रॉक्स है वो 3 टाइप्स की हैं, आप सभी को पता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, आग्नेय, अवसादी और काय अंतरिक्ष शैल। अगला टॉपिक देखिए वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। अपक्षय क्या है, चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाना, और मास मूवमेंट का क्या है कि चाहे तो पानी रेत को लेकर के चले या ऊपर से चट्टान ग्रेविटी के कारण से टूट करके नीचे आ जाए। तो पर्वतों के या हाइट वाले स्थानों से मलबे का किसी भी माध्यम से नीचे की तरफ आना है, वो क्या है, मास मूवमेंट है। इसमें एवलांसेस भी आते हैं और इसमें डेब्रिस फ्लो भी इसके अंदर आता है, मड फ्लो भी इसके अंदर आता है, तो सभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगला देखिए इरोजन एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अपरदन की प्रक्रिया क्या है, अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं और अपरदन के द्वारा बनने वाले भू आकार कौन कौन से हैं, जो पर्टिकुलर या तो पवन के द्वारा बने हैं, नदी के द्वारा बने हैं, समुद्र के द्वारा बने हैं या भूमिगत जल के द्वारा बने हैं, तो वो सभी हम यहाँ पर देख। अगला देखिए लैंडफॉर्म्स, सभी भू आकार जो अभी बताया आपसे, पवन के द्वारा कौन कौन से बने हैं या फिर समुद्र द्वारा कौन से बने हैं, लहरों द्वारा बने हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी हम इसको थोड़ा सा खोल करके भी पढ़ेंगे, पर हल्का आपको ये पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। हिंदी में आप समझ लो, जो मॉर्फोलॉजिकल इंट्रोडक्शन, इसका विषय विस्तार ब्रांचेस सभी पढ़ लेंगे। ऑरिजिन एवोल्यूशन, पृथ्वी का उत्पत्ति और इसका विकास पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर पृथ्वी के जन्म लेने के बाद में इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और किस विशेष समय के दौरान पृथ्वी के अंदर कुछ अलग है, वो महत्वपूर्ण चेंजेज है, वो परिवर्तन दर्ज किए गए। अगला देखो इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना किस प्रकार की है, उससे भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप के लिए उत्तरदायी तरंगे वरंगे कौन सी हैं, वो सब पढ़ेंगे। ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, महाद्वीप और महासागर का निर्माण कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पढ़ेंगे। आइसोस्टेसिस, समस्थिति क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण किस प्रकार से हुआ, जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल, जो भू आकृतिक और भौगोलिक साइकिल डेविस और फेंक द्वारा, वो पढ़ेंगे यहाँ पर। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब ये है कि कोई भी बल लगते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से या फिर बाहरी भाग से, तो एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से जो भी विभंग हुआ है, बने बनाया भू आकार टूटा है और उससे कोई नए भू आकार की रचना हुई है, वो सारा हम यहाँ टॉपिक 10 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्या है, रॉक्स, चट्टाने क्या है, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। अगला देखिए इरोजन एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स, स्थलाकर क्या क्या, थोड़ा सा खोल करके अब हम इसको डिस्कस करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजिकल इंट्रोडक्शन, जियोमॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जियोमॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन, भू आकृतिक विज्ञान क्या है, इसकी पर्टिकुलर नाम कहाँ से डिसाइड हुआ, इसके ऊपर किस विद्वान ने सबसे पहले उस शब्द का इस्तेमाल करा, है ना, और उसको एक ब्रांच बना करके सबके समक्ष प्रस्तुत किया, और जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर क्या क्या स्टडी किया जाता है, ये सभी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप, मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप, ठीक है। इंपोर्टेंस इन ज्योग्राफी, हमारा जो भूगोल है उसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी की क्या महत्ता है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, मेजर जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, महत्वपूर्ण
भू आकृतिक वेता कौन है, जिन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी पे काम किया और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो जियोमॉर्फोलॉजी में दिया, और देन वो ज्योग्राफी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई। मेजर थ्योरीज क्या है, इसी से रिलेटेड जो चैम्बरलिन थ्योरी आप पढ़ते हैं, नेबुला हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, वो सारी हाइपोथेसिस हम यहाँ पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं और सिद्धांत। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भू आकृतिक समय सारणी पढ़ेंगे। भू आकृतिक समय सारणी का अभिप्राय है कि जैसे पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर चेंजेस आए, और महत्वपूर्ण जो इसके अंदर चेंजेस आए हैं उनको एक समय के अंदर आबद्ध करके हम पढ़ते हैं। जैसे डायनासोर कब उत्पन्न हुए, डायनासोर विलुप्त कब हुए। तो जब ट्रियासिक कल्प है, ट्रियासिक कल्प में फिर 3 आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस, जब ट्रियासिक पीरियड था वहां पर जो डायनासोर की उत्पत्ति हुई। जुरेसिक पीरियड में बहुत ज्यादा अधिपत्य हो गया था डायनासोर का, और क्रिटेशियस कल्प में एकदम से लावा का उद्गार भी हुआ उस समय, और उष्ण काल है वो भीषण था, उस समय डायनासोर है वो विलुप्त हो गए। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, जैसे कि कहते हैं कि स्तनधारी किस समय उत्पन्न हुए, या रीढ़धारी की उत्पत्ति कब हुई, मछली का आधिपत्य कब हो गया, तो डिवोनियन काल। अब यहाँ देखो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी का समय समय पर किस प्रकार से उसमें चेंजेस आते गए हैं, विकास होता चला गया है, उसी को हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला देखिए, इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, खुद पृथ्वी की बाहरी आकृति कैसी है, फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग की आकृति है वो किस प्रकार की है, ये हम पढ़ेंगे। केमिकल एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो किन किन मटेरियल से मिलकर के बनी है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग का मटेरियल है वो किस प्रकार का है। सिस्मिक वेव्स क्लासिफिकेशन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ लहरें, तरंगे चलती हैं, और वो तरंगे कौन कौन सी होती है। महत्वपूर्ण पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, आर तरंग, है ना, जो कि रिले तरंग या लव तरंग के नाम से जानी जाती है, जो कि पी स्टार एंड एस स्टार, ठीक है, पी स्टार एंड एस स्टार, अब पी जी एंड एस जी, ये सारी ही क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। अब देखो, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, पृथ्वी के आंतरिक भाग किस प्रकार से 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको डीपली डिस्कस करेंगे, खोल करके इसको बताएंगे। जैसे एडवर्ड स्ट्रेस महोदय ने सियाल, साइमा एंड नीफे परत बताई है, सियाल, साइमा एंड नेफे। तोड़ लो इसको, एस आई से सिलिका हो गया, एल से एल्यूमिनियम हो गया, एस आई से सिलिका और एम ए से मैग्नीशियम, एन आई से निकेल और एफ सी से फेरस। ओके, तो यहाँ पर देखें, वो प्रॉपर्टी सियल, मेंटल, साइमा एंड नीफे, जो कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है उसको नीफे कहते हैं। एडवर्ड स्वेस ने क्लासिफिकेशन दिया। इसी प्रकार से इंटीरियर ऑफ अर्थ का टॉपिक है वो क्लियर है। आगे चलिए, अर्थक्वेक में क्या पढ़ने वाले। अर्थक्वेक में भूकंप, पृथ्वी के आंतरिक भाग से कौन कौन से तरंगे उत्पन्न होती है, इसमें मीनिंग एंड कॉजेस, क्यों उत्पन्न होता है भूकंप, पृथ्वी क्यों थ्रिल करती है, क्यों कंपित होती है, क्यों आते हैं भूकंप, ये सभी हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ अर्थक्वेक, टाइप ऑफ अर्थक्वेक, किस प्रकार के भूकंप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, कारण अलग अलग होते हैं और उनकी इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं। मेजरमेंट, अब मेजरमेंट के लिए जो रिक्टर स्केल एंड दूसरा कौन सा होता है, मार्केली स्केल, रिक्टर स्केल, मार्केली स्केल, उस पे कैसे मेजर करते हैं हम भूकंप की तरंगों को, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके ऊपर
एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके चारों तरफ जल ही जल था, लेकिन अब वो सुपर कॉन्टिनेंट टूटा तो कैसे टूटा, इस बारे में पूरा व्याख्यात कर रखा है वेगनर महोदय ने। अपनी थ्योरी दी थी 1912 में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और कह देते हैं कि यहाँ पर जो सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था, वो पेंजिया टूटता है, विखंडित होता है और अलग अलग महाद्वीपों की रचना हो जाती है, जिससे जिससे कि 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशंस हैं वो बने हैं, वर्तमान में भी मौजूद है। क्लियर? आगे देखिए, एविडेंस एंड लिमिटेशंस क्या है इन थ्योरीज की। आगे देखिए, साक्ष्य क्या साक्ष्य है कि पहले सुपर कॉन्टिनेंट था और अभी है वो स्प्रेड होकर के 7 महाद्वीप है वो हमारे सामने मौजूद है। इस चीज के क्या प्रमाण है? तो प्रमाण के लिए वेगनर महोदय ने अपनी पूरी लाइफ लगाई दी थी, आप सभी को पता है। इसके बाद हैरी हेज है, डीप्स है, या पैलियोमैग्नेटिज्म थ्योरी है, ध्रुवीय परिभ्रमण विचार है, आर्थर होम्स का समय तरंग सिद्धांत है। सभी ने सिद्धि में अपना समय लगाया है। उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो एक जगह पर मौजूद थे और बाद में वो स्प्रेड हुए हैं। तो लास्टली वो एक थ्योरी है अपनी बड़ी, जिसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसमें सब क्लियरली समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से, किस कारण से ये महाद्वीप है वो सरके। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यही वो सिद्धांत है जो पूर्णतः आपको एक्सप्लेन करके बताता है कि जो भूभाग है वो सरके और कॉन्टिनेंट कैसे बने, पर्वत कैसे बने। पूरा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या क्या समझाने वाला है। तो सबसे पहले महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, महासागर कैसे बने हैं, फिर बताएंगे कि पर्वत कैसे बने, पठार मैदान की रचना कैसे हुई, द्वीप कैसे बन गए, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी से क्या क्या भू आकार बनते हैं, और बताइए वलन, भ्रंश, धसाव, उत्थान, तट आदि की जानकारी कंप्लीटली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देगी। उत्थान, सागर तली प्रसार, ये कंप्लीटली सारी चीजों को बता देता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जो विल्सन ने किया था, एज यू नो। सागर तली प्रसार संकल्पना 1960s में हैरी हैस ने दी है, डीप्स इनके साथ में काम करे। अब देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट टेक्टोनिक समझने पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा प्लेट क्या है। 100 किलोमीटर मोटी जो क्रस्ट की लेयर है उसको हम प्लेट कहते हैं। कितनी प्लेटें हैं इस बारे में जानकारी लेंगे, बड़ी कितनी है, छोटी कितनी प्लेटें हैं, फिर इन प्लेटों के मूवमेंट्स हैं वो किस प्रकार से हैं। तो जिस प्रकार से सड़क पर व्हीकल दौड़ते हैं उसी प्रकार से प्लेटों का भी मूवमेंट है वो बताया जाता है कि प्लेट है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आकर के एक दूसरे के आमने सामने से टकराती हैं, तो उसे हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या अभिसारी प्लेटों का किनारा कहते हैं। अगला देखिए, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब विपरीत दिशाओं में चली जाती हैं दोनों प्लेटें तो इस कारण से कटक का निर्माण होता है, कन्वर्जेंट में पर्वत बनते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें हल्के फुल्के भ्रंश आते हैं जिससे अपलिफ्टमेंट, धसाव या उठाव की क्रियाएं संपन्न होती है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्स, वही कि छोटी प्लेटें कितनी हैं और बड़ी प्लेटें कितनी हैं, इनके नाम क्या है और कौन सा महाद्वीप या कौन सा कंट्री पर्टिकुलर किसी प्लेट के ऊपर अवस्थित है, ये क्वेश्चन अपने बनते हैं, वो तो हम ये सारे पढ़ लेंगे। अगला देखेंगे 7th नंबर का टॉपिक जिसमें आइसोस्टेशी है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आइसोस्टेशी। आपको ध्यान हो कि कोई भी भूभाग बहुत ज्यादा ऊंचा है या एक भूभाग बहुत ज्यादा नीचा है तो दोनों में बैलेंस किस प्रकार से है, क्योंकि बड़ा है वो टूटकर नीचे गिर जाना चाहिए, छोटे वाले की तरफ किस प्रकार से आज भी इस प्रकार से बैलेंस बनाए हुए हैं।
तो आइसोस्टेसिस समस्थिति सिद्धांत हमें ये चीज समझाएगा। आइसोस्टेसिस सिद्धांत पर सबसे पहले डल्टन ने काम किया। ओके, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, इसकी अवधारणा दी। इसके बाद काम करते हैं एरी एंड ब्राट, हिस्केनन, और भी इसके अलावा यहाँ पर है एरी के समर्थन में आर्थर होम्स एंड जॉली महोदय है। इन जॉली महोदय ने रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिया था कि भी पृथ्वी के आंतरिक भाग से रेडिएशन है, छोड़ने वाले एलिमेंट्स है, वो मौजूद है। आर्थर होम्स ने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से तरंगे चलती हैं, उसे हम राइजिंग लीन्स कहते हैं। और उठते व गिरते स्तन की धाराओं के बारे में जिक्र किया आर्थर होम्स ने 1929 में अपना सवैन तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, अगला देखो, प्राट महोदय के समर्थक कौन कौन से थे? हैफोर्ड, बॉबी समर्थन में। आगे आते हैं हिस्केनन। तो हिस्केनन महोदय ने एरी और प्राट दोनों के बारे में ही मिला जुला करके एक रूप प्रस्तुत कर दिया। अब एरी कहते हैं कि कोई भी भूभाग है वो जड़ रखते हैं। क्या बताते हैं? एरी कहते हैं कि कोई भी भूभाग है वो जड़ रखता है, इसलिए वो बैलेंस में है। जो भाग ऊंचा है वो आज भी उतना ही ज्यादा गहराई में मौजूद है। अगला देखो, प्राट क्या कहते हैं? प्राट कहते हैं कि जो भूभाग भारी है वजन में, तो इस वजह से वो हल्का भी है, वजन में अगर भारी है और फिर वो गहराई में अगर ज्यादा भी है तो वो अपनी स्थिति बनाए रखता है। यद्यपि जो हल्का भूभाग है वो डेफिनेटली चाहे हाइट में हो तब भी वो दूसरे से बैलेंस बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, एरी क्या कहते हैं कि जब हम एक पिलर को धरती में गाड़ते हैं तो उसका मैक्सिमम पार्ट है वो आंतरिक भाग में हमें उसको डालना होगा, तभी वो स्टैंड कर पाएगा। क्लियर? तो पर्वत है वो जड़ रखता है गहराई वाला। और प्राट कहते हैं कि बैलेंस इसलिए है क्योंकि एक तरफ एक आप मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, तराजू आप ले लें, एक तरफ आप लोहे का जो मेजरमेंट के लिए आप उसका लोहे का जो मेजर रखते हैं, और दूसरी तरफ आप कोई भी जैसे हल्की चीजें हैं उनको आप रख लेते हैं। जैसे कि आपने कपास को रखा, आपने मूंगफली को रखा, तो मूंगफली का ढेर है वो काफी ऊंचा हो जाता है, जबकि आपको पता है लोहे का जो मेजर है वो कम स्थान घेर रहा है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा वजन में है, तो वो दोनों का बैलेंस है वो बना रहता है। इस प्रकार की कुछ बातें बताते हैं कौन? प्राट और एरी। अगला देखिए, माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत कैसे बने, पर्वतों के निर्माण में कौन कौन सी धारणाएं हैं वो काम करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन, कितने कितने प्रकार के हैं, ब्लॉक माउंटेन, हाउस माउंटेन, वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ये सभी। ओके, तो अब देखिए थ्योरीज। कोबर की थ्योरी कहते हैं, कोबर पर्वत निर्माण के सिद्धांत पर काम करते हैं, पर्वतों के निर्माण को समझाते हैं। कोबर में ओरोजनी वर्ड का वो इस्तेमाल करते हैं। वो ओरोजनी लिखा था ना, हमने पढ़ा था यहाँ ओरोजनी, ये कोबर ने ही वर्ड कॉइन किया था। अब फिर देखिए, इन्होंने अपनी जो थ्योरीज दी हैं, डेली का सिद्धांत है, जेफरीज का सिद्धांत है, आर्थर होम्स का सिद्धांत है, ये पर्वतों के निर्माण और कटक के निर्माण के बारे में समझा देते हैं। अब देखिए, जियोमॉर्फिक साइकिल, वो आकृतिक चक्र। चक्र का मतलब आप क्या समझे कि भाई कोई भी वस्तु है जहां से शुरू हुई है वहीं आकर के वो वापस से रुक जाए। डेविस साइकिल ऑफ इरोजन, कौन सा साइकिल है इनका? भौगोलिक साइकिल, भौगोलिक चक्र। किसने दिया है? डेविस ने दिया है। स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, जिसको भू आकृतिक चक्र भी कहते हैं, भू आकृतिक चक्र भी कहते हैं। किसके द्वारा दिया गया है? पैंक के द्वारा दिया। तो पैंक का पैरेलल रिट्रीट थ्योरी, ढाल पतन का सिद्धांत और पैरेलल रिट्रीट थ्योरी। इसके अलावा भी सांडर्स का सिद्धांत है। कास्ट अपवर्तन चक्र के बारे में जो बताते हैं, उसमें भी चक्र का स्विच की बीदी, ये सभी विद्वान है वो इनके अंदर हम पढ़ लेंगे। अगला देखिए, जो डायस्ट्रोफिज्म क्या है? डायस्ट्रोफिज्म विभंग होता है, विकृति होता है, टूटना होता है, इसको हम विभंग भी कह सकते हैं।
बना बनाया काम बिगड़ जाए, ठीक है, पहले से कोई अच्छी खासी संरचना बनी हुई है और फिर उसके अंदर कोई फोर्स लगता है, तब वो आकृति है वो टूट जाती है, दोबारा से नई संरचना है वो निर्मित हो जाती है। क्लियर? तो अब देखो मीनिंग क्या है डायस्ट्रोफिज्म का, विभंग किसे कहते हैं, फोल्डिंग, वलन किसे कहते हैं, वलन के प्रकार क्या, वलन का अर्थ है पृथ्वी की आंतरिक बलों के कारण से, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण से चट्टान के अंदर मुड़ाव का आ जाना वलन कहलाता है। और फोल्डिंग का मतलब ये है पृथ्वी की आंतरिक भाग से अगर बल लगता है तो वहां से चट्टान का चटक जाना, सरक जाना, स्क्रैचेज आ जाना भ्रंश कहलाता है। भ्रंश के खुद पर्टिकुलरली कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, 4 टाइप्स हैं। और वलन के आप मैंने टाइप्स बता सकते हैं, फिर भी 10 to 11 आप इसको कॉमनली समझ सकते हैं। ठीक है, वलन की प्रक्रिया के द्वारा भी पर्वत बनते हैं, भ्रंश की प्रक्रिया द्वारा भी पर्वतों के निर्माण में सहयोगी प्रक्रिया होती है भ्रंश वाली। समझिए, अगला देखो, वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी क्रिया, इसका मीनिंग क्या है, ज्वालामुखी क्रिया का मीनिंग क्या है, ज्वालामुखी क्रिया का क्या अर्थ है। वैसे आपको बता दूं, ज्वालामुखी क्रिया शब्द का इस्तेमाल पीजी वार्सेस्टर ने किया, ने प्रयोग किया। ठीक है, वोल्केनिज्म ज्वालामुखी क्रिया का सर्वप्रथम प्रयोग पीजी वार्सेस्टर महोदय ने किया। तो अब ज्वालामुखी का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है, कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी आने के कारण क्या है, टाइप ऑफ वोल्केनिज, ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं ज्वालामुखी के, 3 प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं, एक्टिव डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्कन। कौन कौन से, सक्रिय, प्रक्षुब्ध और सुप्त। ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाले भू आकार कौन कौन से हैं, अगला देखिए, रॉक, चट्टान क्या है, तो शैलिकी विज्ञान भी इसके अंदर है, जिसमें रॉक साइकिल हम पढ़ते हैं, चट्टानों का चक्र किस प्रकार कैसे बनती हैं चट्टानें, टाइप ऑफ रॉक्स, 3 टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन कौन सी है, ये भी 3 प्रकार की है, आग्नेय, अवसादी चट्टानें और काया आंतरिक चट्टान। आग्नेय, अवसादित और कायांतरित शैल। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, अपक्षय क्या है और द्रव्यमान का संचलन क्या है, इसको हम वृत्त संचलन भी कह सकते हैं। तो वेदरिंग, चट्टान का अपक्षय, चट्टान का अपने ही स्थान पर क्षीण विदीर्ण होकर के टूट कर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। अब अपक्षय की चट्टान का ग्रेविटी के कारण से या स्लोप के सहारे या फिर पानी के फ्लो के कारण ऊंचे भूभाग से मलबे का नीचे खिसक जाना क्या कहलाता है, वृत्त संचलन कहलाता है, संचलन कहलाता है। इसमें बेसिकली क्या 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 खिसकता है, इसमें पानी, चट्टानी खंड जो बड़े हो या फिर छोटे खंड, साथ में रेत होता है, दलदली मिट्टी होती है, वहां पर अगर कोई पौधा भी है, पेड़ भी है, कोई नेचुरल वेजिटेशन है या फिर वहां के कोई जीव है, वो सभी ऊपर से नीचे खिसक करके आ जाते हैं।
कारण क्या रहता है उसका कि या तो यहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट के कारण से स्लोप से नीचे की तरफ आते हैं, ढलान अगर तीव्र है तो इस कारण से बैलेंस नहीं बना पाते हैं और नीचे आ जाते हैं। अगला, बारिश के कारण पानी के साथ में मिट्टी जो ऊपरी पर्वतों के सहारे होती है वो नीचे यहाँ पर आती है, या ग्लेशियर से आइस मेल्ट होती है तो वहां पर वो कीचड़ मलबा और दलदल नीचे की तरफ खिसक करके आता है। वहां पर मौजूद अगर कोई वेजिटेशन है, पहले से ही पौधा है वहां पर, या कोई जीव है, वो साथ में ही खिसक करके नीचे आ जाता है। इसको मास मूवमेंट कहते हैं। समझ में आया अच्छे से? अगला देखो, फिजिकल वेदरिंग क्या है। तो इसमें क्या हो गया, ताप और दाब के कारण से हुआ वेदरिंग। चट्टाने दिन के समय अधिक ताप को प्राप्त करती हैं, रात्रि में चट्टाने ठंडी हो जाती हैं। ये सबसे अधिक घटना देखने को मिलती है माउंटेन रीजन्स के अंदर। अ, अगर कोई डेजर्ट वाला हिस्सा है, या तो रेतीला हो या फिर वो बर्फ वाला हो, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर धूप ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर का रेंज ज्यादा है, तापांतर अधिक है, दिन और रात्रि के तापमान में अगर अंतर अधिक है, तो उन स्थानों पर ये घटना हमें देखने को मिलेगी। मरुस्थल में ज्यादा हम देख सकते हैं इस घटना को। अगला देखिए, केमिकल वेदरिंग। तो ऐसा वर्षा वाले स्थान में भी ऐसा हो सकता है, बारिश ज्यादा होती है, चट्टानों पर पानी गिरता है, जिस कारण से आयरन रॉक्स है वो भी वेदर्ड हो जाती है, और यहाँ पर नमक अगर चट्टान में मौजूद है तो वो भी डिजोल्व हो जाता है। अगला देखो, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसमें जैविक अपक्षय होता है। जैविक अपक्षय से तात्पर्य है कि कोई बिलकारी जीव है और उसने धरती को क्या किया, अपने बिल बनाने के लिए खोद दिया है, तो उस जगह पर धरती खोखली हो जाती है और वहीं पर वो खिसक जाती है, धसक जाती है, और वहां के बने हुए भू आकार नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बायोलॉजिकल वेदरिंग में होता है। अगला देखो, मास मूवमेंट एंड इट्स टाइप। अवृत संचलन क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, वो हम यहाँ देखें। इरोजन एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। अपर्दन क्या है, अपर्दन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, इसके मुख्य एजेंट का मतलब है इस काम को करने में सबसे ज्यादा महारत किसने हासिल किया है, वो एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो रिवर एजेंट है, विंड है, ग्लेशियर है, सी वेव्स है। ये पहले भी मैं आपको एक बार समझा चुकी हूँ स्टार्टिंग में। तो टाइप ऑफ इरोजन, अपरदन के प्रकार कौन कौन से हैं, मुख्यतः अपरदन के प्रकार कौन कौन से हैं, ये हम यहाँ पर देख। सो एक बार हम स्पीडली अपना आज की क्लास को फिर से सारी स्लाइड्स को एक साथ देख लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, भूआकृतिक विज्ञान क्या है, इसका हम संधि विच्छेद करें, भू प्लस में आकृति प्लस में विज्ञान, तो समष्टि में इसका अर्थ निकल कर आता है कि पृथ्वी के ऊपर आज जो मौजूद भू आकार है या आकृतियां या शेप जो हमें दिखती है अर्थ के ऊपर, उन सभी को समस्तता के साथ स्टडी करना जियोमॉर्फोलॉजी का काम है। और ये एक मुख्य ब्रांच है ज्योग्राफी की, जो फर्स्ट यूनिट इससे बनी हुई है। सारे आधार इसी के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि देखो आपको पता है कि अगर वर्षा भी, अगर किसी स्थान पर वर्षा हो रही है, ज्यादा है या कम है, तो वहां के धरातल या सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी है वो इस प्रकार से सहायक है। कैसे सहायक है, इसके विषय क्षेत्र क्या है, इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी है, इन सभी को जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, पृथ्वी कैसे बनी, इवन इफ की ये भी जानकारी हम लेंगे यहाँ पर। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी के आकार है वो कैसे बने, भू आकार कैसे निर्मित हुए, पृथ्वी की आंतरिक आकृति कैसी है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, इनके प्रकार कौन से हैं, और इनके द्वारा फिर आ गए हैं या घटना घटित हो गई तो उसके बाद में कौन से भू आकार बन गए। आइसोस्टेसी, सभी भू आकार है वो बैलेंस में कैसे हैं, प्लेटें क्या होती हैं और इन प्लेटों के बीच में मूवमेंट किस प्रकार के हैं, और पृथ्वी के पूरे समस्त भूभाग पर कितनी प्लेटें पाई जाती हैं। माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत कैसे बने, पर्वतों के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से समय विशेष में पर्वत बने हैं। जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल, अगर इरोजन होता है तो कितने भू आकार है वो बनते हैं, कौन कौन से मुख्य एजेंट हैं इसके, और फिर दोबारा से क्या भूआकार बनते बिगड़ते रहते हैं, इस बारे में पूरा हम स्टडी करेंगे। रॉक क्या है, जो सरफेस हमें दिख रहा है उसके ऊपर 3 प्रकार की मुख्य चट्टानें होती हैं, तो कौन कौन सी हैं, और उन चट्टानों के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स वो पाए जाते हैं, वो सभी हमें देखना। तो यहाँ हमने देखा जियोमॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन पहले टॉपिक में। सेकंड टॉपिक में ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ,
आंतरिक भाग की जानकारी हासिल करेंगे, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, महाद्वीप महासागरों के निर्माण कैसे हुआ, फिर वो बैलेंस में किस प्रकार से हैं और पर्वत कैसे बन गए। फिर देखो यहाँ पर आ जाता है भू आकृतिक चक्र कैसे हैं, यहाँ के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कैसे बने हुए हैं और अपने आज भी मौजूदा हालत में है। फिर उनके अंदर कोई विकृति आती है तो नए प्लेटफॉर्म कैसे बन जाते हैं, ज्वालामुखी कहाँ से आते हैं, क्या मटेरियल उनसे हमें प्राप्त होता है, उससे कौन से लैंडफॉर्म्स की रचना होती है, ये सब हम यहाँ देखेंगे। रॉक्स हमने देखा, शैल विज्ञान, अपक्षय, अपरतन और मासवस्ती। अब देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीन पृथ्वी के ऊपर समस्त अगर कोई भी एक हल्का सा भी आप भूभाग देखें तो उस भूभाग के ऊपर दो बल हैं, वो उत्तरदायी होते हैं, या तो उसको एंडोजेनेटिक फोर्स ने बनाया है या फिर उसको एक्सोजेनेटिक फोर्स ने बनाया है। तीसरा भी एक बल होता है लेकिन वो रेयरली, जैसे कोई उल्का पिंड, थर्ड पार्टी है ना। देखो भाई अगर किसी भी इंसान का जो विनाश या पतन होता है तो वो क्या होता है कि भैया तो उससे सुप्रीम आउटर, ठीक है, बाहरी दुश्मन ने अगर या तो उसको बाहरी दुश्मन ने अटैक किया है या फिर इंटीरियर भाग से ही कुछ गड़बड़ी हुई है, या फिर हम बात करें कि कोई थर्ड पार्टी ने, तो थर्ड पार्टी के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो उल्का पिंड और अंतरिक्ष से कोई हलचल हो वो एक अलग पार्ट है, लेकिन पृथ्वी के खुद के सेल्फ दो बल हैं, जिसमें आप देखते हैं कि एक तो आंतरिक बल है जिसको हम एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो बल लगते हैं, धक्के लगते हैं जिससे कि भू आकार बाहर उभरते हैं। एग्जाम्पल के लिए भूकंप और ज्वालामुखी आंतरिक भाग से लगते हैं, लगने वाले बल हैं, जिससे वलन भी होता है और भ्रंश भी आते हैं, ये अवतलन भी होता है, दसाव भी होता है, ये सारी प्रक्रियाएं हम इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के अंदर पढ़ लें। दूसरा आता है बाहरी बल पृथ्वी के ऊपर लगे, जिसमें हम एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। अब वो एक्सोजेनेटिक फोर्स कैसे काम करता है, जब गुरुत्वाकर्षण के कारण से काम कर रहा है या फिर वो मुख्य एजेंट सारे आ जाते हैं, जैसे रिवर ने काम किया उसके ऊपर या वर्षा ने काम किया या फिर वहां का कोई समुद्र के अंदर चलने वाली लहरें हैं या फिर ताप ने काम किया था जिस कारण ग्लेशियर्स मेल्ट करे, रिवर चली है उससे वो धरातल को काटती छाटती हुई चलती है और नए भू आकारों की रचना हो जाती है। तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी भू आकार है उसके ऊपर दो महत्वपूर्ण बल का परिणाम होती है, वो आंतरिक भाग और बाहरी भाग, जिससे वो संतुलित होकर के आज आपको वर्तमान की दशा के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसी में हम पूरे समस्त पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले भू-आकार, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिलने वाली जानकारी हासिल कर लेंगे। तो पहले इस पर काम जियोलॉजी साइंस है वो करता था, लेकिन अभी हम देखें इसमें तो ज्योग्राफी की नई ब्रांच है वो जियोमॉर्फोलॉजी छट करके सामने आई है, जिसमें केवल और केवल पृथ्वी की जानकारी और पृथ्वी के भू आकारों की जानकारी हम लेते हैं। सो आज की क्लास यहाँ तक ही है। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक फर्स्ट को लेकर के हम चलेंगे, जिसमें हम ओरिजिन को पढ़ लेंगे, अर्थ वाले को। सो आई होप ये क्लास आपके लिए उपयोगी रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।